नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी वीडियो में। आज की कहानी है टिटनस या नसबंदी का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मीना ने मुझसे जिद करके अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा दिया था। अब आगे 3 साल बाद शादी की 13वीं सालगिरह की मनहूस आखिरी रील चल रही थी। इस रील के प्रमुख पात्र थे मैं, नायक था, नायिका मीना थी और खलनायक खुद ऊपर वाला। खलनायक को मीना का मेरे पास रहना अब नागवारा सा लगा। फिर क्या था, उसने उसे मुझसे छीनने की साजिश रच डाली। चिंगारी बुझने से पहले खूब रोशनी करती है ना। ऊपर वाले ने मीना की जिंदगी का भी यही सबसे अच्छा सुनहरा साल चला दिया। उसका छोटा भाई अपनी दीदी से मिलने आया था। मीना अपनी खुशी को नहीं संभाल पा रही थी। अंदर बाहर इधर उधर वह तितली सी फुदक रही थी। रात को जब सब लोग मेरे बेडरूम में रेडियो के गानों के बीच गपशप में मशगूल थे, तो मीना ने मुझसे अपनी तकलीफ जाहिर की। आज मैं खाना नहीं खा सकी। मेरे जबड़े में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ज़्यादा बोलती हो ना, इसलिए जबड़ा दर्द करेगा। मैंने हंसी में बात सही टाल दी। सुबह अपने भाई को विदा कर वह मेरे पास आ रही थी। आते ही वह सिसकियों से भर गई। आखिर इतना दुख वह कब से अपने में रोके थी। मैं हैरान रह गया। शायद भाई की जुदाई हो, पर ऐसी कोई बात न थी। उसका रोना शारीरिक दुख का था। वह अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोल पा रही थी। जबड़े दर्द के साथ साथ कसते चले जा रहे थे। मात्र उंगली डालने लायक जगह बची थी। मैं सहम गया। उसने मुझे छुट्टी लेकर अस्पताल चलने को कहा। मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर शर्मा के प्राइवेट अस्पताल को चल दिया। शीला भाभी को भी अपने साथ ले लिया। डॉक्टर शर्मा ने देखा और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? मीना ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, कहीं कील या ब्लेड या कुछ चुभा हो। जवाब था, नहीं। इधर महीने भर से अंदर कोई ऐसी बात याद करो कि तुम्हारे शरीर से खून निकला हो, या शरीर में कुछ चुभा हो, या फिर तुमने किसी पिन सुई जैसी किसी चीज से दांत खुरचा हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कुछ याद नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी और उतार चढ़ाव साफ जाहिर हो रहा था। डॉक्टर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा जो तुम याद नहीं कर पा रही हो। बिना चोट के तो यह मुमकिन ही नहीं। फिर डॉक्टर ने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे टिटनेस का डर लग रहा है। आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दे। बीमारी का नाम सुनते ही मेरे पैरों की जमीन खसकने लगी। मैं घबरा गया और उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, कहीं खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर समय पर टिटनेस के इंजेक्शन लग जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब पर्चा लिया और कब हम तीनों सरकारी अस्पताल पहुंच गए। हम में से किसी को होश नहीं था। खतरे का डर सबको हो गया था, क्योंकि इस बीमारी की भयंकरता सबने सुन रखी थी। डॉक्टर ने देखा, जांचा, पर्चा पूछा। आखिर में पहले डॉक्टर की बात का समर्थन करते हुए मीना को स्पेशल वार्ड में दाखिल कर दिया गया। एटीएस के 50,000 पावर के इंजेक्शन का इंतजाम भी मुझे ही करना था। वह इंजेक्शन अस्पताल में नहीं था। देर करना खतरनाक था। मीना के पास भाभी को छोड़कर मैं सब्र से काम लेने के लिए कहकर जाने लगा, तो वे दोनों मुंह दबाकर फपक कर रो उठी। मैंने अपने को भरकर संभाला। लगा जैसे सीना फट जाएगा। समय गंवाना ठीक न समझकर मैं शहर को चल दिया। घंटे भर बाद इंजेक्शन का भी इंतजाम हो गया। घर में सूचना देते समय मेरा गला भर गया। आंखें बरसने लगी। सारे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहली रात हल्की हल्की कराने की आवाज आती रही। मैं उसके साथ था। मैं उसके माथे को सहला रहा था। उसने अपना पर्स, कानों के कनफूल, मंगलसूत्र सब मुझे थमाते हुए कहा, मास्टर जी, इन्हें रख लो। अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। वह आगे कुछ न कह सकी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम दोनों को ही एहसास हो चुका था कि अलविदा का समय नजदीक आ चुका है। शायद रात भर में हम इतना ही बोले थे। दूसरे दिन तक सारे गांव, इलाके, रिश्तेदारों तक को सूचना मिल गई थी। अस्पताल में भीड़ रोके नहीं रुक रही थी। अब मीना का रूम डार्क रूम बना दिया गया था। आंखों पर पट्टी रख दी गई थी। उसके आसपास आवाज करने की मनाही कर दी गई थी। अगले दिन उसके पैरों में जकड़न चालू हो गई। पीठ में दर्द, ऐंठन बढ़ गई। दांत आपस में भींच गए। धीरे धीरे अकड़न में ऐंठन सारे बदन में दाखिल हो गई। हल्के हल्के झटके भी पड़ने चालू हो गए। जब झटके पड़ते, ऐंठन होती, तो हम लोग उसके हाथ, पैर और सीना हल्के से मलते। ग्लूकोज की बोतलों में तरह तरह की दवाओं का मिश्रण उसे दिया जा रहा था।
एटीएस का तब तक दूसरा भी 50,000 पावर का इंजेक्शन लगा दिया गया था। एक एक दिन खसक रहे थे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर इंजेक्शनों से छलनी हो गया था। पानी के बिना वह सूखी पपड़ियां तड़क आई थी। दांत कसने से खून बह रहा था। जूस व पानी के लिए वह संकेत करती, लेकिन डॉक्टर की इजाजत नहीं थी। दिल मसोस कर रह जाना पड़ता। फटाए होठों में ग्रीसलिन लगाकर तर करने की कोशिश की। पानी की 2-4 बूंदें तो दरारों में ही समा जाती थी। इधर झटके तेज होते गए, दौरों की लंबाई भी बढ़ती गई। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए अब उसे नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ग्लूकोज भी शरीर ने खींचना छोड़ दिया था। निराशा में सबका दिल डूबने लगा। अभी छठे दिन की पौ नहीं फटी थी कि रात को बारिश के बाद धुंधला सा उजाला होने लगा था। नर्स नींद का इंजेक्शन देकर चली गई। कुछ समय बाद मैं दूसरे लोगों की देखरेख में मीना को सौंपकर नहाने धोने चला गया। जब लौट कर आया तब तक मीना नहीं रही थी। अब न कोई झटके थे, न दौरे थे, न दर्द था, न कराहें थी। तो बस घरवालों की और दोस्तों की गुटती सिसकियां। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं खोया खोया सा रहने लगा। छोटी बच्चियां जब टकटकी लगाकर मेरी ओर देखती, कलेजा मुंह में आने को हो जाता। थपकियां दिलाकर सीने से लगाए उन्हें सुला देता। सूरज ने चुप्पी साध ली थी। चुपचाप आकर पुस्तक पढ़ने लग जाता। अब माजी बच्चों की परवरिश कर रही थी। धीरे धीरे 2 साल निकल गए। माजी बच्चों की खातिर दोबारा शादी करने की बात छेड़ती तो मैं टाल जाता था। ससुराल वालों ने भी शादी के लिए कहना शुरू कर दिया था। कई जगह से रिश्ते भी आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने साफ मना कर देता। भला पराए बच्चों को कौन नवेली अपना लेगी। सास जी को शादी के लायक हो आई अपनी बेटी पूजा की इतनी चिंता नहीं थी जितनी मेरी और मेरे बच्चों की। मैंने पूजा के लिए योग्य लड़का तलाश कर सूचना भेजी तो जवाब आया कि पूजा ने इसलिए इनकार कर दिया, जब तक जीजाजी शादी नहीं कर ले वह भी शादी नहीं करेगी। बात बिगड़ती देख ससुराल वालों ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना पूजा से ही मेरी शादी कर दी जाए। पूजा ने भी अपनी दीदी के बच्चों की खातिर अपना त्याग स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार कर लेता। मैंने उसे समझाया, पूजा तुम यह क्या कर रही हो, जरा सोचो तो। मेरी उम्र का 38वां साल पार होने जा रहा है, जबकि तुम अभी 20 साल की होगी। फिर मैं 3 बच्चों का पिता भी हूँ। मेरी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हो, यह सही नहीं है। वह यह धीरे से बोली। आप मेरी चिंता न करें, सब सोच समझ कर ही तो मैंने हाँ की है। उम्र की क्या कहते हैं, माथे पर उम्र लिखी होती तो दीदी यूं ही हमें छोड़कर चली जाती। बच्चे मुझसे हिले मिले हैं, माँ का दुख भूल जाए। दीदी पर जितना हक आपका था उतना मेरा हक नहीं। मुझे भी तो उसका दुख उतना ही है जितना आपको। उसके अंदर अपनापन और त्याग की भावना साफ झलक रही थी। बहुत समझाने पर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तब मुझे भी सहमति देनी पड़ी। आखिर किस किस का मुंह संभालता। टैक्सी ने फिर हिचकोला खाया तो मेरी पिछली यादें टूट गई। मैं अपनी यादों में इतना खो गया था कि मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वर बन बैठा हूँ। एक उड़ान बिजली पलकों से मुझे ही निहार रही है, मुझे पढ़ रही है, समझ रही है। शायद तब तक मेरी आंखों के रास्ते सब कुछ बहकर सूख गया था। वह मुझ पर लुढ़क गई और मेरी गोदी में ही सो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या पूजा ने सही फैसला लिया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।